जिसको लेकर हर रोज एक के बाद एक नए खुलासे हो रहे हैं, क्योंकि अब तक बताया जा रहा था कि मठ की संपत्ति करीब 200 करोड़ की है, लेकिन सामने आ रही महंगी महंगी गाड़ियां और आलीशान मठ को देखने के बाद कयास लगाए जा रहे हैं कि संत का रहस्यमयी साम्राज्य 1000 करोड़ का हो सकता है, क्योंकि बाघंबरी की अकूत संपत्ति सिर्फ प्रयागराज तक नहीं फैली है, देश के अलग अलग शहर और कई राज्यों तक है। करोड़ से ज्यादा की गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी जिससे अध्यक्ष जी चला करते थे, और ये भी नई स्टाइलिश बुलेट देखिए, ये भी बुलेट देखिए, इस पर बैठने के बाद धक धक करते हुए आगे बढ़ते हुए महंत कैसे शानदार तरीके से दिखते होंगे। एक संत का रहस्यमयी साम्राज्य, 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति, इतनी संपत्तियां हैं जो सारे मठ और इन्हीं के बनाए हुई संपत्ति है। हजारों करोड़ों की बेहिसाब दौलत कौशाम्बी में, मेजा में, गुरांव में, बांदा में और हरिद्वार में अदर्श इतनी संपत्तियां हैं। महंगी गाड़ियां, आलीशान मठ, गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, गाड़ी नंबर 3, गाड़ी नंबर 4 और ये गाड़ी नंबर 5। महंत का उत्तराधिकारी, किसकी कितनी दावेदारी। मठ का बाइलाज यही कहता है कि उत्तराधिकारी वसीयत के अनुसार ही तय होंगे। ये इनकी अंतिम वसीयत है बलबीर गिरी जी मात्र। किसको मिलेगा करोड़ों का खजाना। तीसरी वसीयत की फिर बलबीर के पक्ष में, ये कह करके कि साहब बलबीर जी ही मात्र हमारे कार्य संपादन कर पाएंगे। कौन बनेगा बाघंबरी का बाहुबली। खजाने का खुल जा सिम से। एक इंसान के पास कितनी गाड़ियां हो सकती हैं? 1, 2 या 3, लेकिन बाघंबरी मठ में दर्जनों गाड़ियां हैं और सब की सब एक से एक लग्जरी। इसमें 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर जैसी गाड़ियां भी शामिल हैं, जिसमें खुद महंत नरेंद्र गिरी चला करते थे, जबकि उनकी सुरक्षा में तैनात स्कॉट, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ियों से चलते थे। लेकिन आज बात इन गाड़ियों से कहीं आगे की है, क्योंकि बाघंबरी का साम्राज्य देश के कई राज्यों में फैला है, जिसकी कीमत 1000 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। महंत नरेंद्र गिरी की मौत को 6 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब भी कई सवाल अधूरे हैं, और इन अधूरे सवालों में सबसे बड़ा सवाल है बाघंबरी के करोड़ों के खजाने का। क्योंकि जैसे जैसे पर्दे खुल रही हैं, बाघंबरी की अकूत संपत्ति की राज सामने आ रही है। क्योंकि अभी तक 200 करोड़ की संपत्ति का दावा किया जा रहा था। 200 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। ये आप किस आधार पे कह रहे हैं, कैसे इवैल्यूएट किया? उनके पास कौशाम्बी में, मेजा में, गुरांव में, बांदा में और हरिद्वार में अदर्श इतनी संपत्तियां हैं जो सारे मठ और इन्हीं के बनाए हुई संपत्ति है। महाराज जी ने मठ को जमीन से आसमान पे खड़ा किया। उन्होंने मठ की जो ख्याति लाई वो इससे पूर्व के कभी किसी महंत ने नहीं लाई थी। लेकिन अब माना जा रहा है कि ये संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा की हो सकती है। आज हम आपको महंत नरेंद्र गिरी की महंगी महंगी गाड़ियों से लेकर आलीशान मठ के तार कहां तक फैले हैं सब बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको उन गाड़ियों के बारे में बताएंगे जो ये बताने के लिए काफी है कि संत का जीवन भले ही सन्यासी वाला हो, लेकिन शौक बड़ी बड़ी गाड़ियों के थे। इन गाड़ियों में 1.5 करोड़ की लैंड क्रूजर से लेकर 40 लाख की फॉर्च्यूनर और 30 लाख की पजेरो से लेकर 25 लाख की इनोवा क्रिस्टा और विधानसभा का स्टिकर लगी चमचमाती एम्बेसडर कार तक शामिल है। कोई 10 से ज्यादा महंगी महंगी गाड़ियां हैं। इसके अलावा 500 सीसी की कई बुलेट है, जिनकी कीमत 2 से 2.5 लाख के बीच है। ये 5001 नंबर का लैंड क्रूजर, मैं कैमरामैन से कहूंगा ये 1.5 करोड़ से ज्यादा की गाड़ी, लैंड क्रूजर गाड़ी जिससे अध्यक्ष जी चला करते थे, उसकी ये गाड़ी है। और इसकी खूबसूरत और ये मजबूती देखिए। ये गाड़ी नंबर है 7,
गाड़ी नंबर 7 और गाड़ी नंबर 8 दिखाना चाहता हूं फिर से। ये है होंडा सिटी, गाड़ी नंबर 8। गाड़ी नंबर 9, गाड़ी नंबर 9 है एम्बेसडर, गाड़ी नंबर 9 एम्बेसडर देखिए। और गाड़ी नंबर 10 इनोवा क्रिस्टा, नई चमचमाती हुई इनोवा क्रिस्टा। लेकिन ये गाड़ियां तो सिर्फ झांकी है, अभी मठ की बेशकीमती जमीन है। आपको बता दें कि बागंबरी मठ की गिनती सबसे अमीर मठों में होती है। अगर लेटे हुए हनुमान जी की बात करें तो यहाँ लाखों का चढ़ावा आता है। बताया जाता है कि मंदिर से जुड़े कई संत, पुजारी और शिष्यों के पास करोड़ों की संपत्ति है। एक अनुमान के मुताबिक बागंबरी मठ के पास करीब 500 बीघा जमीन है। अब जरा ये भी समझ लीजिए ये जमीन कहां पर है। प्रयागराज के मंडा में 100 बीघा जमीन है, मिर्जापुर के महुआरी में 400 बीघा जमीन, कौशाम्बी में 100 बीघा जमीन, नोएडा में 70 और सिगड़ा में 70 बीघा जमीन अखाड़े के नाम पर है। इस तरह देखा जाए तो प्रयागराज और आसपास के जिलों में ही बागंबरी मठ की संपत्ति 1000 करोड़ से ज्यादा की हो जाती है। साधु संतों की सबसे बड़ी संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के दिवंगत अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी जिस बागंबरी गद्दी मठ के महंत थे, उसके पास अकूत संपत्तियां हैं। मठ का हेडक्वार्टर प्रयागराज के अल्लाहपुर इलाके में स्थित है। कई बीघे में ये मठ है और अनुमान के मुताबिक इस मठ का जो मुख्यालय है प्रयागराज में, अकेले उसकी अनुमानित कीमत जो है 125 से 150 करोड़ रुपए बताई जाती है। इस बांदा, कौशाम्बी, फतेहपुर, जौनपुर जिले में मठ की प्रॉपर्टीज हैं। इसके साथ साथ उत्तराखंड के हरिद्वार और ऋषिकेश जिले में मठ की अपनी संपत्तियां हैं। मठ के पास तकरीबन 25 से ज्यादा लग्जरियस गाड़ियां हैं। इसके अलावा मठ के कई स्कूल और गौशाला हैं। गीर और शाहीवाल नस्ल की गाय वाली गौशाला संगम नगरी के अल्लाहपुर में आलीशान वैभव वाले बागंबरी गद्दी मठ की 7 बीघा से ज्यादा भूमि पर है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। महंत नरेंद्र गिरी जिस निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष थे, उसकी भी संपत्ति देश के अलग अलग राज्यों में है। प्रयागराज और आसपास के इलाकों में 300 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। हरिद्वार और दूसरे राज्यों में 1000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। उज्जैन और ओंकारेश्वर में 250 बीघा जमीन, कई मठ और आश्रम है। नासिक में 100 बीघा से ज्यादा जमीन, कई आश्रम और मंदिर है। वडोदरा, जयपुर, माउंट आबू में करीब 125 बीघा जमीन। हरिद्वार में मुख्यालय के अधीन दर्जन भर मठ और मंदिर। नोएडा, वाराणसी में भी मंदिर, आश्रम और करोड़ों की जमीन। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि इस अकूत मिल्कियत का मालिक अब कौन होगा, क्योंकि महंत नरेंद्र गिरी के उत्तराधिकारी पर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। शुक्रवार को धूल रोड की रस्म के बाद भी निरंजनी अखाड़ा कोई फैसला नहीं ले पाया। प्रयागराज से मोहम्मद मोइन के साथ वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बाघंबरी मठ की 1000 करोड़ की संपत्ति है, लेकिन अब सवाल इस बात का है कि इस संपत्ति का उत्तराधिकारी कौन होगा, क्योंकि पंच परमेश्वर अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि ये गद्दी बलवीर गिरी को मिलेगी या किसी और को। और जिस अखाड़े की संपत्ति हजारों करोड़ में है, उसकी स्थापना आखिर क्यों और कब हुई थी? क्योंकि आज हम आपको हर सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। 13 अखाड़े का पूरा सच बताने जा रहे हैं। महंत नरेंद्र गिरी की रहस्यमयी मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब उनका उत्तराधिकारी कौन होगा। लेकिन इस सवाल से ज्यादा चर्चा इस बात की है कि निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष का चुनाव कैसे किया जाता है, क्योंकि निरंजनी अखाड़ा सिर्फ देश का सबसे अमीर अखाड़ा नहीं है, ये सबसे ताकतवर अखाड़ा भी है, जिसकी ताकत के आगे क्या सत्ता पक्ष, क्या विपक्ष, सब बेदम नजर आते हैं। या यूं कहें कि निरंजनी अखाड़े का मतलब एक पैरेलल गवर्नमेंट है। जैसे सभी सांसदों का नेता प्रधानमंत्री होता है, ठीक उसी तरह से अखाड़े का अध्यक्ष होता है। लेकिन सवाल बड़ा है कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो एक लाइन में जवाब है, अखाड़ों का टकराव। दरअसल कुंभ मेले जैसे विशाल धार्मिक आयोजनों के अवसर पर साधु संतों के टकराव की बढ़ती घटनाओं को रोकने के लिए अखाड़ा परिषद की स्थापना हुई। इसमें सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े होते हैं। इन सभी अखाड़ों का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से चुने गए अध्यक्ष और सचिव करते हैं। अखाड़ा परिषद की सभा में सर्वसम्मति से अध्यक्ष को चुना जाता है। महंत नरेंद्र गिरी 2 बार अखाड़ा के अध्यक्ष रहे थे। जब भी कुंभ या अर्धकुंभ होता है तो इन सभी अखाड़ों के नहाने का इंतजाम अलग से होता है।
पहले ये अखाड़े स्नान करते हैं, उसके बाद एक आम श्रद्धालु स्नान करता है। शैव, वैष्णव और उदासीन पंथ के सन्यासियों की मान्यता प्राप्त कुल 13 अखाड़े हैं। कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में 13 अखाड़े बनाए थे, जो अब तक कायम है। हालांकि पहले अखाड़ा शब्द का चलन नहीं था, ये चलन मुगल काल से शुरू हुआ। अखाड़ा साधुओं का वो दल है जो शस्त्र विद्या में भी पारंगत रहता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि अलख शब्द से ही अखाड़ा शब्द बना है, जबकि कुछ का मानना है कि यह अक्खड़ से या आश्रम से बना है। आपको बता दें कि निरंजनी अखाड़ा सबसे ज्यादा शिक्षित अखाड़ा है। इसमें करीब 50 महामंडलेश्वर हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि महंत नरेंद्र गिरी की मौत के बाद उनकी गद्दी पर कौन बैठेगा, क्योंकि स्थिति सुलझने की जगह और ज्यादा पेचीदा होती जा रही है। अब देखना होगा कि ये सभी अखाड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करते हुए अपना नया अध्यक्ष चुनते हैं या फिर अध्यक्ष का चुनाव अखाड़े में तब्दील हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और अब बात ओवैसी की माफिया फैंटेसी की, क्योंकि 100 सीटों पर चुनाव लड़ रहे ओवैसी इन दिनों यूपी में अपने उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं, लेकिन उन्हें माफिया और बाहुबली के सिवाय कोई नजर नहीं आ रहा। शनिवार को ओवैसी प्रयागराज में थे, जहां उन्होंने अतीक अहमद को लेकर कई कसीदे पढ़े और अतीक अहमद के घर, उस घर पर गए जिसे बुलडोजर से ढाया गया था। लेकिन सवाल बड़ा है कि क्यों ओवैसी को अतीक और मुख्तार के सिवाय कोई और वंचित और शोषित नजर नहीं आ रहा। ओवैसी का माफिया फैंटेसी। ओवैसी के दो यार, पहला अतीक, दूसरा मुख्तार। बाहुबली हुए मेहरबान तो ओवैसी बनेंगे पहलवान। देश की सर्वोच्च अदालत से लेकर चुनाव आयोग तक इस बात को लेकर परेशान है कि कैसे राजनीति को नीट एंड क्लीन किया जाए, कैसे आपराधिक छवि वाले नेताओं के चुनाव लड़ने पर रोक लगाई जाए। लेकिन जहां एक तरफ प्रयास हो रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूपी में अपनी जमीन तलाशने में जुटे अजदुद्दीन ओवैसी माफिया और बाहुबली के दम पर चुनाव जीतने में लगे हैं। वो ढूंढ कर ऐसे उम्मीदवार खोज कर ला रहे हैं जो या तो जेल में बंद है या फिर उन पर आपराधिक मामले दर्ज है। ऐसा ही एक नाम है अतीक अहमद का, जिन पर करीब 90 से ज्यादा संगीन मामले दर्ज हैं और लंबे समय से साबरमती जेल में बंद है। और दूसरे हैं मुख्तार अंसारी, जिन पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और बांदा जेल में बंद है। अब इन दोनों के जरिए अजदुद्दीन ओवैसी यूपी जीतने का ख्वाब देख रहे हैं। अब बोलो, ये मसले में बीजेपी को फायदा हो रहा है या सच्चाई को बयान किया जा रहा है? जोर से बोलो ताकि आवाज जाए लखनऊ तक। नहीं, तुम्हारी आवाजों में दम नहीं। हमने सच कहा या झूठ कहा? अगर सच कहा तो नारा लगा हमारे साथ, नारे तकबीर, नारे तकबीर। अतीक अहमद, मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन। सवाल बड़ा है कि ओवैसी को क्या यूपी में मुख्तार और अतीक अहमद के अलावा कोई उम्मीदवार नजर नहीं आ रहा, या फिर वो ऐसे ही नेताओं की तलाश में है जिससे वो सांप्रदायिक वाली पॉलिटिक्स कर सके। सारी बंधुओं की चाहत है, अतीक अहमद के परिवार को शामिल कर लिया आपने। ऐसे कितने माफियाओं और तथाकथित माफियाओं को सुनिए, जितने मुख्तार साहब की बात कर रहे हैं ना आप, वो अभी उनसे कोई बात नहीं हुई है। अब जहाँ तक माफिया की आप बात कर रहे हैं, तो फिर बीजेपी में 100 विधायक हैं, उनको क्या लोकप्रिय नेता बोलेंगे आप? अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन पहले ही ओवैसी की पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और अब उनकी नजर मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे बाहुबलियों पर है। प्रयागराज में ओवैसी अतीक अहमद के उस घर पर पहुंचे जिसे बुलडोजर से ढहा दिया गया था, जो बताता है कि ओवैसी कैसी सोची समझी रणनीति के तहत काम कर रहे हैं। एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद को अपनी पार्टी में शामिल कर लिया है। मुख्तार अंसारी पर वो डोरे डाल रहे हैं, लेकिन ये सिलसिला यहीं थमने वाला नहीं है। चर्चा है कि विजय मिश्रा से लेकर धनंजय सिंह तक उनकी नज़र है। वो इन बाहुबलियों और दागियों को सियासी संबल और अपनी पार्टी का सिंबल देकर उन्हें एक प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, लेकिन बदले में उनके रुतबे और रसूख के सहारे कई सीटों पर उनके प्रभाव वाले वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते हैं। हालांकि अजदुद्दीन ओवैसी का अतीक प्रेम यहीं खत्म नहीं होता। ओवैसी 20 सितंबर को अतीक अहमद से मिलने साबरमती जेल पहुंचे, लेकिन जेल प्रशासन ने इसकी इजाजत नहीं दी। गौरतलब है
ओवैसी ने यूपी में 100 सीट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। उनके टारगेट पर 19% मुसलमान हैं, जिसे रिझाने के लिए वो जो कर सकते हैं कर रहे हैं। अयोध्या को फैजाबाद बता रहे हैं, संभल को गाजियों की धरती तो प्रयागराज को इलाहाबाद। लेकिन सवाल बड़ा है कि ओवैसी ये सब करके किसे फायदा पहुंचा रहे हैं। तैयारी तो शुरू हो चुका हम लोग का, और भी ज़्यादा मजबूत से तैयारी करने के लिए हम लोग का बूथ समीक्षा शुरू हुआ। हर जात हर वर्गों को लेकर सब समीकरणों को एक साथ में जुड़ा के हम लोग और तेज़ी से हम लोग चुनाव में जाएंगे। इसीलिए बूथ समीक्षा हम लोग इसलिए तैयार किया कि बूथ को कैसा हम लोग मजबूत करेंगे और भी ज़्यादा कैसा मजबूत होगा। सितंबर महीने में ओवैसी का दूसरा बड़ा दौरा है। जहाँ पहले दौरे की शुरुआत उन्होंने भगवान राम की नगरी अयोध्या से की, वहीं दूसरे दौरे की शुरुआत संगम नगरी प्रयागराज से की है। और अब ओवैसी का ये कारवां 26 सितंबर को कानपुर पहुंचेगा। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी कानपुर का रुख कर रहे हैं और कानपुर पहुंच रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार बड़े शहरों का रुख किया जा रहा है और AIM-IM के लिए सियासी रुख भी भापा जा रहा है। ये अकील कंपाउंड है कानपुर का, जहां पर असदुद्दीन ओवैसी को कल आना है और रविवार को उनकी एक जनसभा है। शहर भर के शोषित, वंचित और बुद्धिजीवी लोगों को इसी ग्राउंड में बुलाया गया है। लेकिन सवाल बड़ा है कि ओवैसी सिर्फ बाहुबली या माफिया को टिकट देंगे या फिर उस सोशल वंचित लोगों का भी भला करेंगे जिसके नाम पर ओवैसी जिले दर जिले घूम रहे हैं। ABP गंगा के लिए प्रयागराज से वीरेश पांडे और कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। गणना नहीं हुई, पर इस बार उम्मीद थी कि जो 90 साल में नहीं हुआ वो अब होगा। समूचा विपक्ष भी सरकार पर दबाव बना रहा था, लेकिन सरकार ने हाथ पीछे खींच लिए और साफ कह दिया कि जनगणना जातिगत आधार पर नहीं होगी। और अब इस पर समूचा विपक्ष लामबंद हो गया है। जातीय जनगणना से केंद्र सरकार के इनकार ने यूपी की राजनीति में भूचाल ला दिया है और सबसे ज्यादा सवाल ओबीसी जनगणना का है, जिसको लेकर समूचा विपक्ष लंबे समय से सत्ता पक्ष पर लामबंद है। नाराजगी इस बात को लेकर है कि जिस देश में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री, मंत्री से लेकर सांसद और विधायक तक जाति देखकर बनाए जाते हो और जातिगत जनगणना न हो तो सवाल तो खड़े हो ही जाते हैं, क्योंकि सब कुछ आता है जाता है, लेकिन जो नहीं जाती वही है जाति। अब इस जातिगत जनगणना को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भाजपा के केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। अखिलेश से पहले एक ट्वीट बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी किया था। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी कि ओबीसी की जातिगत जनगणना नहीं होगी, जिसके बाद तमाम सारी विपक्षी पार्टियों ने हंगामा मचाना शुरू कर दिया है। अगर बात करें तो खुद बीजेपी की सहयोगी अपना दल और निषाद पार्टी जैसे दल लगातार मांग कर रहे थे कि ओबीसी जातियों की जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार ने जब से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया उसके बाद अखिलेश यादव से लेकर तमाम सारे विपक्षी पार्टियों के नेता काफ़ी मुखर हो गए हैं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। नेताओं की ओर से भी बयान आ रहे हैं और इसके साथ साथ तमाम सारे पार्टी के जो कद्दावर नेता हैं उनकी ओर से भी बयान आ रहे हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने जब से सुप्रीम कोर्ट में कल जानकारी दी है उसके बाद से कई सारे विपक्षी नेता लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर हैं। ओबीसी जनगणना पर अखिलेश यादव और मायावती के एक के बाद एक हमले से भाजपा डिफेंसिंग मोड में आ गई है। अखिलेश ही अपने गिरेबान में झांक करके देखें, उन्होंने अपनी सरकार में सिवाय इसके कि तुष्टीकरण की जो है राजनीति की, और भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती है। सबका सम्मान, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास जो भाजपा का नारा है, हम उस पर काम करते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश में अदर बैकवर्ड क्लास 50% से ऊपर है, तो जो आबादी आधी है, अगर वो भूखी है तो देश भूखा है, वो खुश है तो देश खुश है, वो नाराज है तो देश नाराज है। ना देने का मुझे कोई कारण समझ में नहीं आ रहा है, और देने का कारण ये समझ में आ रहा है कि ओबीसी की स्टैंडिंग कमेटी प्रधानमंत्री जी ने बनाई है। ओबीसी कमीशन जो दंतहीन शक्तिहीन होता था उसको संवैधानिक दर्जा दिया है। या यूं कहें कि मंत्रिमंडल के विस्तार में भाजपा ने जिन ओबीसी मंत्रियों पर दांव खेला था उन सबको मैदान में उतारकर भाजपा ये दिखाने की कोशिश कर रही कि जितनी चिंता उसे ओबीसी की है उतनी किसी दल को नहीं।
लेकिन इतना कह देने से काम चल जाएगा लगता नहीं है, क्योंकि 1931 के बाद से जातिगत जनगणना नहीं हुई और 2021 में उम्मीद थी कि जो 90 साल में नहीं हुआ वो अब होगा, लेकिन केंद्र सरकार ने हाथ खड़े कर इस उम्मीद को नाउम्मीद में बदल दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, ABP गंगा।